ऑलराइट, अभी तक हमने पढ़ा था इसमें डिफरेंशिएशन में क्या चीज देखी थी? नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट? मुख्य पार्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का फेरेंक्स भाग। ऑलराइट, इस फेरेंक्स भाग की अगर हम बात करते हैं तो ग्रसनी वाला भाग ये कहलाता है सिस्टम। ठीक है, नंबर 1 हम बात करेंगे इसमें फेरेंक्स है, तो फेरेंक्स खुल किससे रहा है? यहाँ पर ब्रैंकियल अपर्चर से ब्रैंकियल साइफन, ब्रैंकियल साइफन से फेरेंक्स में डिवीजन होता है। तो ब्रैंकियल साइफन से फेरेंक्स की ओर मूवमेंट होता है। ठीक है, वहां पे फेरेंक्स कैसे जा रहा है? वेस्टिब्यूल के द्वारा फेरेंक्स जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वेस्टिब्यूल आगे जाकर फेरेंक्स में ओपन होता है। राइट, सेकेंडली अगर हम फेरेंक्स की ही बात करें तो इसको हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री ब्रैंकियल जोन या प्री ब्रैंकियल क्षेत्र और ब्रैंकियल सैक। ठीक है, ब्रैंकियल कोश और प्री ब्रैंकियल जोन में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट। वहीं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्री ब्रैंकियल जोन होता है और ब्रैंकियल क्षेत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे भी दो रीजन्स में से डिवाइड किया जाता है। ब्रैंकियल सेक यहाँ पर होता है, वहां ब्रैंकियल जोन में डिवीजन होता है। ठीक है, थर्डली हम बात करते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ब्रैंकियल सैक में बहुत सारे स्टिग्मेटा उपस्थित रहते हैं जिन्हें हम गिल स्लिट्स के नाम से भी जानते हैं, गिल पोज के नाम से जानते हैं। जो स्टिग्मेटा लार्ज नंबर में 500 से 1000 के बीच में ये स्टिग्मेटा जैसी संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। वहीं अगर हम इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पर हमें स्टिग्मेटा नहीं मिलता, लेकिन उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है? गिलबाज एंड गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ये उपस्थित रहते हैं, गिलबाज एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, स्टिग्मेटा का नंबर बहुत ज्यादा होता है तो हम मान के चलते हैं कि इतने स्टिग्मेटा भी यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, 5000 50,000 तक स्टिग्मेटा यहाँ पाए जा सकते हैं। पर यहीं पे अगर हम गिल्स की बात करें तो 200 से 500 के बीच में ही गिल्स का नंबर या गिल्स बार जो है उनका नंबर प्रेजेंट रहता है। राइट, सेकेंडली अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिल रॉड्स प्रेजेंट रहते हैं, वहीं यहाँ पर गिल रॉड्स जैसी संरचना उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित रहते हैं ये गिल रॉड्स। तो एक बार देख लें, ब्रैंकियल साइफन फेरेंक्स में जाता है, वेस्टिब्यूल से फेरेंक्स के भाग में। प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक कोश में डिवाइडेड है, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन में डिवाइडेड है। स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर में, गिलबाज एंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, उनका नंबर इसके बीच में प्रेजेंट रहता है। गिल रॉड्स एब्सेंट रहती हैं, वहां गिल रॉड्स उपस्थित रहती हैं। जो प्राइमरी, जिसको हम आगे करके भी वर्ड लिख सकते हैं, गिल रॉड्स आर प्रेजेंट एंड एक्ट एज
प्राइमरी एंड सेकेंडरी रॉड्स, राइट, जिनमें बीच में गिल स्लिट्स भी उपस्थित रहते हैं। देखिए ये डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम फेरेंक्स के भाग की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो ब्रेंकियल कोश है या ब्रेंकियल सेट है वो इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर करता है। राइट, even एट्रियल पार्ट को भी, एट्रियल भाग को भी कवर कर लेता है। वहीं अगर हम ब्रेंकियल स्टोमा की बात करें तो ब्रेंकियल सैक छोटा पोर्शन कवर करता है, राइट। ब्रेंकियल सैक जो है वहां पर बहुत लिमिटेड है और मिड पोर्शन मध्य भाग तक ही सीमित रहेगा। इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन इवन कुछ एट्रियम पार्ट भी कवर कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर फेरेंक्स भाग की, तो इसके अंदर हम देखते हैं एंडोस्टाइल उपस्थित रहती है, राइट। जो एंडोस्टाइल कहाँ है, डोर्सल लेमिना के नीचे, लोअर टू डोर्सल लेमिना। ठीक है, वही यहाँ पर बात करेंगे तो एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट, राइट, एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सेकेंडली इसमें डोर्सल लेमिना जो संरचना है और डोर्सल ट्यूबरकल जो संरचना है ये उपस्थित रहती है। वहां पे इनकी जगह पे ये दोनों ही संरचनाएं क्या हैं, एब्सेंट रहती हैं, अनुपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डोर्सल लेमिना हो गया, डोर्सल ट्यूबरकल हो गया। अब म्यूकस सिक्रीशन की बात करते हैं तो म्यूकस सिक्रीशन जो है यहाँ पर सिर्फ एंडोस्टाइल के द्वारा ही होता है। ओनली एंडोस्टाइल सिक्रीट्स म्यूकस शेष का स्रावण करती है। वहां पर म्यूकस सिक्रीशन एंडोस्टाइल तो करती ही है, इसी के साथ जो एपीब्रेंकियल जोन है, एपीब्रेंकियल बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, वहां से भी उपकलीय कोशिकाओं से श्लेष्म का स्रावण होता है। तो म्यूकस का सेक्रेशन वहां से, उस रीजन से भी हो। अब देख लेते हैं यहाँ पर ब्रेंकियल साइट जो है, ब्रेंकियल कोश जो है वो इवन एट्रियम भाग को भी कवर करता है। तो मोस्ट ऑफ द बॉडी जो है उसको कवर करके रहता है। ब्रेंकियल साइट यहाँ पर बहुत कम पोर्शन को कवर कर रहा है और सिर्फ मध्य भाग तक ही सीमित है बॉडी। यहाँ एंडोस्टाइल डोर्सल लेमिना के नीचे की तरफ उपस्थित रहती है, यहाँ पे भी एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, डोर्सल लेमिना, डोर्सल ट्यूबरकल जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पर डोर्सल लेमिना भी नहीं है और डोर्सल ट्यूबरकल भी
यहाँ पर म्यूकस, एंडोस्टाइल और एपिडेंडियल बैंड्स दोनों के द्वारा श्लेष्म का स्रावण होता है। तो ये थी हमारी फेरेंक्स की बात। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पॉइंट तक, डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरेंक्स के बाद क्या है? फेरेंक्स के बाद स्टमक जैसी आकृति, स्टमक रूपी संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इसी से जस्ट पहले ईसोफेगस भी आएगा, तो हम इसमें ईसोफेगस और स्टमक दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं। हम एक पार्ट को ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे मतलब पॉइंट्स साथ हो जाएंगे। तो ईसोफेगस, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले फेरेंक्स खुल रहा है इसमें ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस यहाँ पर कैसी संरचना है? ग्रासनाल जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी संरचना है, नलिका संरचना, जो कि आगे की तरफ ओपन होती है स्टमक। राइट, यहाँ हम बात करते हैं ब्रेंकियोस्टोमा में, तो ये भी यहाँ पर बड़ी नहीं होती, थोड़ी शॉर्ट होती है, शॉर्ट ट्यूब लाइक, opens to ठीक है, डायरेक्ट मिडगट में ओपन होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टमक की, तो स्टमक यहाँ पर कैसा होता है? स्टमक इज प्रेजेंट एंड ट्यूब लाइक, ठीक है, एक नलिकार संरचना जैसा ही उपस्थित रहता है। वहीं यहाँ बात करते हैं स्टमक इज एब्सेंट, स्टमक बिल्कुल ही यहाँ पर अपाशित अनुपस्थित रहेगा ब्रेंकियोस्टोमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्टमक में stomach contains pyloric glands, right? स्टमक में पाइलोरिक ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं, पर यहाँ पे इन सब पाइलोरिक ग्रंथियों की अनुपस्थिति देखी जाती है। पाइलोरिक ग्लैंड्स आर एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं क्योंकि यहाँ पे अवश्य ही नहीं होता। राइट, तो ये हम बात करते हैं एक हमारे ईसोफेगस की और स्टमक। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक की तरफ ओपन हो रही है ईसोफेगस। राइट, शॉर्ट ट्यूब लाइक है, ओपन कहाँ हो रही है? डायरेक्ट की डायरेक्ट मध्य आंत में। स्टमक प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक होता है, स्टमक यहाँ पर अनुपस्थित होता है। यहाँ पर स्टमक में पाइलोरिक ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं। ईसोफेगस डायरेक्ट स्टमक में खुला, स्टमक किसमें खुलेगा? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन की बात करेंगे, आंत्र की बात यहाँ पर हम करेंगे। राइट, अब इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो इनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग यू शेप्ड ट्यूब लाइक इज प्रेजेंट। राइट, वहां पे उनकी इंटेस्टाइन स्ट्रेट होती है
कभी भी होती है यू शेप स्ट्रक्चर है, वहां बिल्कुल सीधी संरचना उपस्थित है, राइट। ठीक है, सेकेंडली अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेस्टाइन के दो लिम्स होते हैं, जैसे अगर हम बोले तो डिसेंडिंग एंड ascending limbs are present। ये दो प्रकार के ऊपर से नीचे आने वाले और नीचे से ऊपर जाने वाले लिम्ब उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई लिम्स जैसी संरचना उपस्थित नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल लूप में गोनाड is present in the intestinal loop। ठीक है, इंटेस्टाइन के लूप में गोनाड जो होते हैं यहाँ उपस्थित रहते हैं और यहाँ पर गोनाड इज एब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं इंटेस्टाइनल लूप में। इंटेस्टाइन के लूप में गोनाड उपस्थित ही नहीं रहते। ठीक है, वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं इसी में इंटेस्टाइन जो होती है यहाँ पर आगे की तरफ रेक्टम में ओपन होती है। यहाँ पर रेक्टम जैसी संरचना कुछ होती नहीं है, ठीक है, बहुत अल्प विकसित है रेक्टम, तो हम यहाँ बोलते हैं कि ये ओपन्स टू एनल पार्ट। ठीक है, एनल पार्ट की तरफ, एनल भाग की तरफ ये ओपन होती है और इसकी ओपनिंग रेक्टम की तरफ होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन is present as such। इंटेस्टाइन ऐसे ही प्रेजेंट रहती है लिम्स में डिवाइड, और यहाँ पे इंटेस्टाइन is divided as midgut and hindgut। मध्य आंत्र और पश्च आंत्र में इनका विभाजन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर मिडगट डायवर्टिकुलम एब्सेंट होता है और यहाँ पर मिडगट डायवर्टिकुलम is present between, कहाँ प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस एंड मिडगट के बीच में, संधि स्थल पर ये उपस्थित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इलियोसिकल रिंग भी अनुपस्थित रहती है, इज एब्सेंट, और यहाँ पर ये भी प्रेजेंट रहती है। इलियोसिकल रिंग is present between midgut and hindgut। राइट, इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। इंटेस्टाइन एज सच है, वहाँ पर डिवाइडेड है मिडगट एंड हाइंडगट। यहाँ पे
मिडगट डायवर्टिकुलम एब्सेंट है वहां पर वो प्रेजेंट रहता है। इलियोसिकल रिंग यहाँ पर एब्सेंट है, अनुपस्थित है। यहाँ पर इलियोसिकल रिंग मध्यांत और पश्चात के बीच में उपस्थित रहती है। राइट, तो ये है हमारा इंटेस्टाइन पार्ट। और ये डिफरेंसेस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पूरी नॉलेज हो दोनों के सिस्टम्स की। इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम पार्ट हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं एनस भाग की, जो यहाँ पर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित रहता है। फर्स्ट हम बात करेंगे एनस में, एनल पोर opens to एट्रियम पोर। एट्रियम पोर की तरफ एनल पोर उपस्थित होता है जो वहां पे ओपन होता है। एनल पोर opens to caudal part। ठीक है, caudal part पे ओपन होता है। यहाँ पे क्लोका जो होती है इस क्लोकानुमा आकृति यहाँ पर उपस्थित रहती है, लेकिन वहां पर क्लोका जो है, क्लोकल स्पेस या क्लोका इज एब्सेंट। ठीक है, बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर और डायरेक्ट ओपनिंग होती है। ऑलराइट, सेकेंडली हम बात करेंगे anal pore is covered by lips। ठीक है, लिप्स नुमा आकृति से कवर्ड रहता है। यहाँ पर anal pore is not covered by lips। ऑलराइट, तो इस तरह से हम एनस वाले पार्ट की बात करते हैं। एनल पोर ओपन होता है एट्रियम पोर से, ठीक है, और वहां पे क्वाड्रल पार्ट भी ओपन होता है। क्लोका यहाँ पे उपस्थित रहती है, वहां पे अनुपस्थित रहती है। एनल पोर यहाँ पर लिप्स के द्वारा, ओष्ठों द्वारा आश्रित रहता है, कवर्ड रहता है। वहां पे एनल पोर की तरफ कोई लिप्स नुमा आकृति प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल। राइट, अब हम बात करेंगे इसकी डाइजेशन प्रोसेस। सेवेंथ पॉइंट, डाइजेशन प्रोसेस। राइट, डाइजेशन प्रोसेस पूरा किस प्रकार से होगा। हर्डमानिया में जब हम बात करते हैं तो वाटर का फ्लो जो होता है वो कहाँ से होता है, वाटर एंटर करता है ब्रैंकियल पोर से, ब्रैंकियल क्षेत्र से जाता है ब्रैंकियल सैक में, ब्रैंकियल सैक से फिर बाहर की तरफ जब इसे जाना होता है तो जाता है एट्रियम के द्वारा एट्रियोपोर्स। ठीक है, ये होती है डाइजेशन प्रोसेस हर्डमानिया। वहीं हम इसमें वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर प्लस फूड आता है ओरल फूड के द्वारा, ओरल फूड से वेस्टिब्यूल से गिल्स तक जाता है और गिल्स से एट्रियोपोर के द्वारा बाहर वाटर आता है। इस तरह से बाहर की तरफ आए। जब हम इसकी भोज्यकर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर
माउथ से मुख द्वारा उल्टे डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मुख से ही आएंगे। अनवांटेड एंड लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड कम आउट फ्रॉम माउथ as atrium wall undergoes contractions. Right? क्योंकि अनवांटेड और लार्ज पार्टिकल्स बड़े पदार्थ हैं, वो अंदर नहीं जा सकते, तो इसके कारण कम आउट हो जाते हैं माउथ के थ्रू, माउथ के द्वारा ही ब्रेंकियल अपर्चर से ही बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। ग्लियल टेंटिकल्स वहाँ छलनी की तरह कार्य करके क्या करते हैं, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, जिसके कारण मुख के द्वारा वापस वाटर बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अनवांटेड पार्टिकल्स के साथ। अब सेकेंडली हम बात करें तो यहाँ पर म्यूकस का हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि म्यूकस एंडोस्टाइल करता है, सिक्रीट वहां पर दो जगह करते हैं, एक तो एपिफेरेंशियल जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो भी करते हैं और एंडोस्टाइल भी करता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन जो है, फूड जो है, वो म्यूकस के साथ मिक्स होकर लॉन्ग कॉर्ड बनाता है। वहां पे भी क्या होगा, फूड इज मिक्स्ड विद म्यूकस एंड मेक्स फूड कॉर्ड बनाएगा वहां पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये दोनों वर्क करते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं एंडोस्टाइल भाग की, तो एंडोस्टाइल भाग नीचे की तरफ रहता है, फर्श बनाता है एक प्रकार से, और एंडोस्टाइल में ग्लैंड्स उपस्थित होते हैं, ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, इसलिए वो फूड को क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करके उसके साथ श्लेष्म के साथ मिक्स कर देती है। राइट, तो ये वाटर प्रोसेस है, ये अनवांटेड फूड मटेरियल्स का है, ये फूड कैसे मिक्स किया जाता है। हड्वानिया में हम बात करते हैं एंडोस्टाइल में लेटरल, एंडोस्टाइल हैज लेटरल एंड मीडियन cilia which help in beating. Right? सीलिया होते हैं जो बीटिंग में हेल्प करते हैं। वहां पर व्हीलर टेंटिकल्स होते हैं जो वर्क करते हैं सीव की तरह, छलनी की तरह, and marks the beginning of food entry. राइट, अंदर की तरफ टेंटिकल्स हैं जो छलनी की तरह कार्य करके फूड एंट्री, जो स्मॉल फूड प्रोडक्ट है उसको एंटर करने में हेल्प करते हैं। एंडोस्टाइल में दो प्रकार के सीलिया होते हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं और फूड को अंदर एंटर ले जाने में हेल्प करते हैं। एंट्री ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो
अमाइलेज आर प्रेजेंट। ये सारे उपस्थित होते हैं जो फूड पे फंक्शन करेंगे। यहाँ पे भी सेम होता है, प्रोटीज, अमाइलेज एंड लाइपेज आर प्रेजेंट, जो फूड पे फंक्शन करके उसको वर्क करवाते हैं, राइट। अब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है फूड, तो वहां पे अगेन वापस से एंजाइम्स वर्क करके फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जब एब्जॉर्प्शन की बात आती है, तो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण भोज्य पदार्थ का मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन से ही होता है। राइट, और जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इज फ्रॉम मिड गट। मिड गट से एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे अवशोषण इंटेस्टाइन से हो रहा है और स्टोर हो जाता है वापस से जाके लिवर में, आंतरीय भित्ति में और ईसोफेगस की वॉल में। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मिड गट से होता है और हाइंड गट से भी कुछ पार्ट एब्जॉर्प्शन का हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं यहाँ पे इंडोस्टाइल है, लेटरल मीडियल सीलिया है, पार्श्व भी है और बीच वाले मध्य सीलिया पक्षमार्ग उपस्थित हैं जो बीटिंग में हेल्प करके फूड को अंदर की तरफ ले जाते हैं। या व्हीलर टेंटिकल्स हैं, सीप की तरह कार्य करते हैं, छलनी की तरह, और वो भी बीटिंग करके फूड को अंदर की तरफ ले जाते हैं। प्रोटीज, लाइपेज एंड अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीज, अमाइलेज एंड लाइपेज सेम वहाँ पे भी प्रेजेंट रहते हैं जो प्रोटीन्स पर, स्टार्च पर और लिपिड्स पर कार्य करते हैं। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से होता है और स्टोर कर दिया जाता है लिवर में, आंतरिक भित्ति में या फिर ग्रासनाल की भित्ति में, और यहाँ पर अवशोषण मध्यांत्र और पश्चांत्र से ही होता है, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेशन प्रोसेस हर्टमानिया और इसमें ब्रैंकियोस्टोमा। और एंट्री बाहर फूड की कैसे होगी, वेस्ट मटेरियल जो होगा फूड का वो इधर की तरफ हर्टमानिया में एट्रियम के द्वारा बाहर आएंगे और उधर जो एनस प्रेजेंट है वहां से बाहर आएंगे, ठीक है। Waste food comes out from atrial aperture। एट्रियल छिद्र द्वारा वेस्ट फूड बाहर आता है। यहाँ पर वेस्ट फूड comes out from एनस के द्वारा बाहर की तरफ आता है, राइट। अब इसमें हमने अगर बात की कि जो वाटर अंदर जा रहा है वो वाटर बाहर कहाँ से आ रहा है, तो वाटर की बात करते हैं जलधारा की। वाटर कम्स आउट फ्रॉम एट्रियल पोल। वही एट्रियल छिद्र द्वारा जल बाहर की ओर जाता है और यहाँ पर वाटर जलधारा जो होती है वो बाहर की ओर आती है, कम्स आउट फ्रॉम एट्रियल पोल, ठीक है। यहाँ पर अलग जगह से बाहर आती है क्योंकि हमने देखा यहाँ दो छिद्र थे, यहाँ पर एक ही छिद्र प्रेजेंट है जो एट्रियल छिद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोसेस डाइजेशन का कंप्लीट, राइट। इस तरह से डाइजेशन पूरा हो। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस प्रकार से उपस्थित रहते हैं।
जिन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्रंथियां। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्रंथियों की जब बात करेंगे तो पहली यहाँ पे आती है वर्डमानिया में लिवर इज प्रेजेंट, राइट। लिवर प्रेजेंट है तो वहां से जो एंजाइम्स होंगे सिक्रीट हो जाएंगे। एंजाइम्स या जूस के फॉर्म में सेक्रेशन होता है। यहाँ पर लिवर की जगह पे मिडगट डायवर्टिकुलम की उपस्थिति देखी गई है। डाइजेशन प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स नीडेड होंगे वो मिडगट डायवर्टिकुलम में प्रेजेंट होते हैं और उसके द्वारा सेक्रीट होते हैं। वहीं यहाँ हम बात करें तो स्टमक में पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड जो जाइमोजन कोशिकाएं हैं, इनकी जाइमोजन सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं important enzymes जो भी needed होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जाइमोजन सेल्स में तो यहाँ पे पेप्सिन का रिलीजेशन भी हो सकता है। यहाँ पर पाइलोरिक ग्रंथियां ही एब्सेंट रहती हैं। पाइलोरिक ग्लैंड्स आर एब्सेंट, अनुपस्थित रहती हैं। ठीक है, यहाँ पेप्सिन में भी प्रेजेंट, पर वहां पे पेप्सिन नुमा आकृति या पेप्सिन जैसा कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, अनुपस्थित ही रहता है। तो पेप्सिन इज एब्सेंट। तो ये हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। यहाँ लिवर और पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं, वहां पे मिडगट डायवर्टिकुलम ही अकेला प्रेजेंट है जो एज अ किसकी तरह वर्क करता है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे हर्टमानिया और ब्रेकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। अब आएगी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा इनमें प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर हम हर्टमानिया को देखते हैं तो हर्टमानिया में जो रेस्पिरेशन है वो होता है स्किन के थ्रू, दैट मीन्स हम उसे बोल सकते हैं टेस्ट के थ्रू। जिसे हम एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एम्प्यूला भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेशन श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ही अनुपस्थित रहता है। तो टेस्ट इज हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन, पर यहाँ पर टेस्ट इज एब्सेंट फॉर रेस्पिरेशन। श्वसन के लिए टेस्ट जो होती है वो एब्सेंट रहती है। यहाँ पे गिल्स आर प्रेजेंट, श्वसन में कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं।
ठीक है, वहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ही अनुपस्थित रहते हैं। तो हम बोल के चलते हैं कि ये अगर एब्सेंट है तो O2 और CO2 का एक्सचेंज कैसे होगा, राइट। तो ये एक संदेहास्पद क्रिया यहाँ पर हो जाती है कि ब्रैंकियल स्ट्रोमा में रेस्पिरेशन होता भी है या नहीं होता। तो इनमें टेस्ट है, एल्व्यूलर जैसी संरचनाएं प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है, और ब्रैंकियल कोश से जब वाटर अंदर एंटर करता है तो वहां से भी वो O2 ऑक्सीजन को लेकर जाता है और पूरी बॉडी में विभाजित कर सकता है। तो इस तरह से इनमें रेस्पिरेशन होगा। उनमें हम मान के चलते रेस्पिरेशन क्रिया होती कैसे, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट्स ही अनुपस्थित रहते हैं। वहीं हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, परिसंचरण तंत्र जो है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इनका बोलिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें ओपन टाइप का दिखता है, जिसे हम लैक्यूनर टाइप में बोलते हैं। ठीक है, वहीं वहां उनकी बात करते हैं तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमें क्लोज्ड टाइप का दिखता है, बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट वेसल्स और सब प्रेजेंट है। यहाँ पर हार्ट एंड पेरिकार्डियम आर प्रेजेंट as such, right? यहाँ पर हार्ट एंड पेरिकार्डियम जो है वो अनुपस्थित होते हैं। पेरिकार्डियम आर एब्सेंट, इनकी उपस्थिति यहाँ देखी ही नहीं गई है, इसलिए ये दोनों संरचनाएं यहाँ पर अनुपस्थित। थर्ड भी हम बात करें, ब्लड हैज pigments, right, and corpuscles इनमें उपस्थित रहते हैं। वहीं उसके ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें, तो यहाँ पर ब्लड इज कलरलेस होता है, लेकिन पिगमेंटलेस भी होता है। दैट मींस पिगमेंट्स एंड कॉर्पसल्स जो होती हैं वो यहाँ पर अनुपस्थित रहती हैं। ये पिगमेंट्स एंड कॉर्पसल्स यहाँ पर एब्सेंट रहेंगी, राइट। जब हम इसकी ब्लड फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ब्लड फ्लो इज नॉट इन always same direction। ब्लड फ्लो कभी भी यहाँ पर एक ही दिशा में नहीं होता। हमने देखा था दोनों तरफ हमने एरोज बनाए थे चार्ट में कि इस तरह से नीचे भी आ जाएगा, कहीं से सेम ऊपर भी जा सकता है। मतलब यहाँ पे वेसल्स एंड आर्टरीज अपना रोल बदलती रहती हैं और उस अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। और यहाँ पर ब्लड डायरेक्शन जो होता है इज ऑलवेज सेम, हमेशा एक ही प्रकार से ब्लड इनकी बॉडी में फ्लो करता है, राइट। तो हमने देखा ओपन टाइप का है, यहाँ पर खुला हुआ है, वहां पर बंद प्रकार का है। हार्ट और पेरिकार्डियम यहाँ पर प्रेजेंट है, वहां पर एब्सेंट है। यहाँ पर पिगमेंट्स और कॉर्पसल्स प्रेजेंट हो सकते हैं ब्लड में, वहां बिल्कुल पिगमेंट और कॉर्पसल्स ब्लड में प्रेजेंट है ही नहीं, ना ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में प्रेजेंट है। तो हम इसको यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है। और यहाँ पे ब्लड हमेशा सेम डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं करता, वहाँ पे हमेशा सेम डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो रहता है।
वहीं हम फिफ्थ पॉइंट की इसमें बात करते हैं तो आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर फंक्शन, उस हिसाब से अपना कार्य चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। वहीं यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स हैव फिक्स्ड फंक्शन, राइट। अब यहाँ देखते हैं हम क्या क्या प्रेजेंट होता है वेसल्स में। तो वेसल्स में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है डोर्सल एओर्टा, मेन वेसल्स की बात करें, वेंट्रल एओर्टा, विस्ट्रल वेसल्स उपस्थित रहती हैं, इसी के साथ कार्डियल वेसल्स एंड ब्रेंकियल वेसल्स भी उपस्थित रहती हैं, राइट। तो जब हम उनमें बात करेंगे तो उनमें प्रेजेंट होता है डोर्सल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, पैराइटल वेन्स, इंपॉर्टेंट वेन्स की बात कर रहे हैं, सब इंटेस्टाइनल वेन्स, राइट, शिराइन, इसके अलावा कार्डिनल वेन्स एंड कार्डिनल वेन्स के अलावा कॉर्डल वेन्स, राइट। यहाँ पे एज सच हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो उपस्थित नहीं रहता। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट, अनुपस्थित रहता है। वहां पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो उपस्थित रहता है और मार्क करता है बिगनिंग किसकी बिगनिंग मार्क करेगा कि ये आगे जाकर इवोल्यूशनाइज होकर कॉर्डेट्स का हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हेपेटिक वेन्स भी प्रेजेंट रहती है, हेपेटिक साइनसेस भी प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो ये हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ऑलराइट। ये सभी संरचनाएं इस सर्कुलेटरी सिस्टम में इस प्रकार से प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेन उपस्थित रहता है। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे एकदम सिंपल टाइप का है, वहां पे भी नर्वस सिस्टम सिंपल टाइप का है, पर इनसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बट कॉम्प्लेक्स देन हर्डमानिया से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं नर्वस सिस्टम में। तो ये नर्वस सिस्टम न्यूरल ग्लैंड्स जो होते हैं उनके ऊपर उपस्थित रहते हैं। तो न्यूरल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। वहीं वहां पर बात करेंगे तो न्यूरल ग्लैंड्स बिल्कुल अनुपस्थित रहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड्स की बात की। नॉर्मली यहाँ पर ब्रेन
प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? सेरिब्रल गैंग्लिया की फॉर्म। सेरिब्रल गैंग्लिया इज प्रेजेंट, राइट। यहाँ पर ब्रेन एब्सेंट रहता है और प्रेजेंट अगर रहता है तो उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, जिसे बोलते हैं सेरिब्रल वेसिकल, एक आशय की तरह जो वहां पर उपस्थित रहता है, राइट। इससे हम बात करते हैं, यहां से इस सेरिब्रल गैंग्लिया से 3 नर्व्स निकलती हैं जो कि जाती हैं ब्रैंकियल या फिर इंटीरियर साइड एंड 2 नर्व्स एट्रियल या फिर पोस्टीरियर साइड की तरफ, पश्च सिरे की तरफ जाती हैं, राइट। वहीं हम उनकी बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि सेरिब्रल वेसिकल से सेरिब्रल नर्व्स निकलती हैं, तो सेरिब्रल नर्व्स आर प्रेजेंट, उपस्थित होती हैं, which जिनका फंक्शन सेंसरी होता है, which function as सेंसरी, दैट मीन्स संवेदन की तरह कार्य करती हैं और आगे की तरफ प्रेजेंट होती है। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जैसी संरचना कोई उपस्थित नहीं, ठीक है, अनुपस्थित रहती है। वहीं वहां हम बात करते हैं तो स्पाइनल नर्व्स इनके जस्ट बाद में प्रेजेंट रहती है। स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये हुई हमारी नर्वस सिस्टम की बात। यहाँ अगर हम देखते हैं हर्टमानिया में तो डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं और एब्सेंट होती हैं। वहीं वहाँ डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स प्रेजेंट रहती हैं, राइट। इसी के साथ यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज वैसे एब्सेंट रहती है पर इज प्रेजेंट इन किस कंडीशन में? लार्वा में उपस्थित रहती है और वहां पे नोटोकॉर्ड हमेशा उपस्थित एडल्ट में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से हम जब संरचनाओं के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमें ये सब संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सेंट्रल कैनाल इज एब्सेंट, वहां पर सेंट्रल कैनाल जैसी संरचना उपस्थित रहती है, बिल्कुल बीच में, बीच वाले स्ट्रक्चर की संरचना में उपस्थित रहते हैं, जहां पर व्हाइट एंड ग्रे मैटर की उपस्थित रहते हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम की, हर्टमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सेंस ऑर्गन, ठीक है। संवेदन हर्टमानिया में कौन कौन से होते हैं? डॉर्सल ट्यूबरकल एंड
टेंटिकल्स जो उपस्थित रहते हैं वो, इसके अलावा स्किन में काफी सारे प्रोप्रियोरिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर्स, ये सारे उपस्थित रहते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट में काफी सारे उपस्थित रहते हैं। वहीं वहां ब्रेंकियोस्टोमा में सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट स्पॉट प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग्स उपस्थित रहती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स के रूप में। इसके साथ साथ कॉलिकर्स पिट उपस्थित रहता है, हेड शेक्स पिट भी उपस्थित रहता है, राइट। आई स्पॉट को ही हम ऑसेलाई भी नाम दे देते हैं। टेंटिकल्स उपस्थित रहते हैं, टेंटिकल्स पे पेपिलानुमा संरचना भी उपस्थित रहती है और सेंसरी सेल्स या सेंसरी कोशिकाएं भी उपस्थित रहती हैं। तो ये जब सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इस तरह से हमें सेंस ऑर्गन्स विभिन्न प्रकार के देखने को मिलते हैं, हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा। इसको हम इस बेसिस पे भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इन दोनों को कंपेयर करें। जैसे ये यूरोपॉडिका का मेंबर है हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा हमारा सेफेलोपॉडिका का मेंबर है। इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज है, कितनी स्पीशीज है। हर्डमानिया की अलग स्पीशीज होगी, ब्रेंकियोस्टोमा की स्पीशीज अलग होगी, तो उस बेसिस पर भी हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। कई बार डिसीजन बेसिस ये आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे ही दोनों को डिफरेंशिएट करें, तब वो हमें फिर सर्कुलेटरी सिस्टम ही बताना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हमारे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उत्सर्जी तंत्र भी इनमें उपस्थित रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ब्राउन फनल स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है। वहां पे ब्राउन फनल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ठीक है, ब्राउन फनल जैसी जो संरचना होती है वो वहां पर उपस्थित रहती है, यहाँ एब्सेंट है। यहाँ पे सोलिनोसाइट्स जो होते हैं उपस्थित ही नहीं होते, सोलिनोसाइट्स आर एब्सेंट। वहीं वहां पे सोलिनोसाइट्स जैसी जो संरचना है वो प्रेजेंट रहती है, सोलिनोसाइट्स आर प्रेजेंट, जिनमें हेडनुमा आकृति और नीचे की तरफ टेंटिकल जैसी संरचना उपस्थित रहती है, राइट। इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि बाहर की तरफ खुलता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्रेजेंट, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं एंड they are present in या फिर नियर गिल बार्स, गिल बार्स के पास में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी प्रेजेंस जो है वो जस्ट गिल बार्स के पास में ऑब्जर्व की जाती है, राइट। तो न्यूरल ग्लैंड की प्रेजेंस यहाँ देखी जाती है, वहाँ प्रोटोनेफ्रीडिया की प्रेजेंस देखी जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो मेंटल में धंसी रहती है, इज प्रेजेंट इन मेंटल। मेंटल में इसकी देखते हैं हम प्रेजेंस कि ये कहाँ पर मेंटल के अंदर धंसी भी है, प्रेजेंट है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये प्रोटोनेफ्रीडिया
just are present as vertical and horizontal limb। दो प्रकार के में लिम्ब होते हैं, लिम्ब नियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबास। जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबास है उनकी जस्ट पास में ये प्रेजेंट रहेंगे। तो हमने क्या बोला, ग्राउंड कलर्स एब्सेंट है, वहां पे ये संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। सोलेनोसाइट्स भी एब्सेंट रहते हैं, सोलेनोसाइट्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। न्यूरल ग्लैंड यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह कार्य करती है और वहां पे प्रोटोनेफ्रीडिया कार्य करती है। न्यूरल ग्लैंड मेंटल में उपस्थित रहती है, ठीक है। और ये प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबास के पास में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लिम्ब्स में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी ही बात करेंगे, तो हम आएंगे न्यूरल ग्लैंड open to outside near dorsal tubercle। जो dorsal tubercle नुमा संरचना उपस्थित है वहां पे इसकी ओपनिंग होती है, उसकी जस्ट पास में। और इसकी ओपनिंग होती है न्यूरोपोर। न्यूरोपोर ओपनिंग into एट्रियम नहीं, एट्रियम या फिर एट्रियम के साथ साथ ये एनस वाले पार्ट में भी ओपनिंग कर सकता है, राइट। अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर हेड शेक्स नेफ्रीडिया जो होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, आर एब्सेंट, ठीक है। यहाँ ऐसी कोई संरचना नहीं देखी जाती। वहीं यहाँ पर हेड शेक्स नेफ्रीडिया जो होते हैं आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं। उपस्थित रहते हैं ग्रुप में पिटनुमा आकृति के पास एंड वर्क करते हैं, वर्क एज प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया जिस प्रकार कार्य करते हैं उसी प्रकार ये भी कार्य। यहाँ पर रीनल पैपिला जो आकृति है वो एब्सेंट रहती है, राइट। और वहां पर अगर हम बात करते हैं तो रीनल पैपिला नुमा आकृति प्रेजेंट रहती है। तो रीनल पैपिला आर प्रेजेंट, उपस्थित है इन द वॉल्स ऑफ एट्रियम। एट्रियम की वॉल्स में उपस्थित रहते हैं, भित्ति जो होती है एट्रियम की वहां पे उपस्थित रहते हैं। तो न्यूरल ग्लैंड ओपन हो रहा है डॉर्सल ट्यूबरकल के पास में, पृष्ठ ट्यूबरकल जो है न्यूरोपोर के थ्रू वहां पे ओपनिंग हो रही है एट्रियम। हेड शेक्स नेफ्रीडिया यहाँ पर एब्सेंट है, वहां पर प्रेजेंट है और प्रोटोनेफ्रीडिया की तरह ही वर्क करते हैं। रीनल पैपिला यहाँ अनुपस्थित होते हैं, रीनल पैपिला वहां पे वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। हर्डमानिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेफ्रोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट है। नेफ्रोसाइट्स आर प्रेजेंट जो हेल्प करती हैं बाहर की तरफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ले जाने। और यहाँ पर ये संरचनाएं बिल्कुल ही अनुपस्थित रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेफ्रोसाइट के थ्रू बाहर ले जाई जाएगी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो पदार्थ होते हैं
are taken outside by these cells, इन cells के द्वारा, इन कोशिकाओं के द्वारा, and released to atrium और एट्रियल कोर के द्वारा बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। वहीं वहां यहाँ बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं, पदार्थ, इन्हें एक्सचेंज किया जाता है, इंटरचेंज होते हैं थ्रू ब्लड के द्वारा, एंड टेकन आउटसाइड बाहर की तरफ एट्रियम से एट्रियोकोर के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यहाँ पर बाहर ले जाए जाते हैं और रिलीज किए जाते हैं एट्रियोकोर के द्वारा, वहाँ एट्रियम से एट्रियोकोर के द्वारा बाहर एक्सक्रीशन किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हमने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लिया है कि किस तरह से हम इन दोनों के सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि पूरी स्टडी करने के बाद कि आकृति कैसी है, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसा नर्वस सिस्टम है, कैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स कैसे हैं। अब अगर हम एक बार इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये वाले ऑर्गेनिजम्स जंतु हर्माफ्रोडाइट हैं, एक ही के अंदर दो लिंग उपस्थित रहेंगे, ये यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनमें भी हम देखेंगे कि ओवा प्रेजेंट होता है, उनमें भी ओवा, इसमें भी स्पर्म, उनमें भी स्पर्म, इनमें गोनोडक्ट्स जो होती हैं वो एब्सेंट रहेंगी, अनुपस्थित रहेंगी, वहाँ गोनोडक्ट्स प्रेजेंट रहेंगी। तो इस तरह से वहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंपेयर कर सकते हैं, उनमें कैसे कैरेक्टर्स हैं और किस तरह से ये जंतु आगे जाकर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, राइट। तो उस बेसिस पर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी क्लासिफाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा के बीच में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार पूछे जा सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स में, इन सिस्टम्स में, तंत्र में क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट।